नवीन जी, आप वहां पे 4 PM के स्थानीय संपादक हैं, बहुत एक्टिव पत्रकार हैं, जिले जिले की आपने मंडल मंडल की समीक्षाएं की थी, क्या ये पोल सही? ये संजय जी पहले से कह रहे थे कि राजस्थान में चुनाव बहुत फंसा हुआ है, किसी को क्लियर कट मेजोरिटी वाली बात हम नहीं मान रहे थे कि कोई भी जादुई आंकड़ा अगर पहुंचता है, बड़ा मुश्किल है कहना। और जो सर्वे आज दिखा रहा है, मैं उससे बहुत कुछ हद तक सहमत हूं और राजस्थान में यही स्थिति बनती है। अगर अशोक गहलोत का जिस तरह से कैंपेन चला था, उसके बाद ये लग रहा था कि उन्हें अच्छे अच्छे खासी सम्मानजनक स्थिति मिलनी चाहिए। वो सम्मानजनक स्थिति शायद इससे थोड़ा सा फिगर और बढ़ेगा तो वो बनती है, मगर बड़ी बात यह है अशोक गहलोत पिछली 2 बार जिस तरह से सरकार चला चुके हैं, कम बहुमत के अंदर 100 सीटें थी कांग्रेस को पिछली बार मिली थी, तब भी उन्होंने अल्पमत के साथ सरकार चलाई है। सारे निर्दलीय जो 13 निर्दलीय थे उनको अपने साथ लेकर आए थे, बसपा को अपने साथ लेकर आए थे और 126 तक के आंकड़े तक उन्होंने पहुंचा दिया था, सरकार चलाई थी। उससे पहले जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनको 96 सीटें मिली थी, उसके बावजूद उन्होंने सरकार चलाई थी। तो इस बार जो स्थिति बन रही है, यदि कांग्रेस 80 तक भी ले आती है तो बाकी जो स्पेस है वो निर्दलीय और अन्य के पास आएगा और अशोक गहलोत को उसके अंदर मास्टरी हासिल है। 2 बार का एक्सपीरियंस है और जो ज्यादातर बागी हैं, कांग्रेस के करीब 7 बागी ऐसे हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, भाजपा के 9 बागी ऐसे हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में है। तो मामला सिर्फ यही नहीं फंसता है, उसके बाद भी यदि अगर आप जो सर्वे बता रहे हैं और बीजेपी अगर बड़ी पार्टी होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा गहलोत के लिए, वसुंधरा राजे के लिए भी एक बड़ा दाम होगा, क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके हैं, करीब 65 विधायक उनके चुनकर आए थे। तो मामला बुरी तरह फंसेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे थे वो किसी भी स्तर पर पूरा नहीं होगा। पहली बार कांग्रेस सरकार बना सकती है, उसके बावजूद यदि भाजपा को अगर पहले मौका मिलता है तब भी वसुंधरा राजे ही कमान संभालेंगी, ये बात इससे तय होती है। दूसरा, जिस तरह से ये आंकड़े बता रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जैसा हम पहले से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने जो मुद्दे बनाए थे वो मुद्दे नहीं चले। हमने पहले भी आंकड़ों के साथ बात की थी कि उदयपुर में जो कन्हैया लाल टेलर की हत्या का मुद्दा बनाया गया था, आतंक की हितैषी सरकार बताई गई थी, प्रधानमंत्री ने हर सभा के अंदर जाकर ये बात कही थी। लेकिन जब वोटिंग के आंकड़े सामने आए थे तो उदयपुर के अंदर, जिस शहर के अंदर जहां पर कन्हैया लाल रहते थे और जहां पर एक कांड हुआ था, वहां सबसे कम वोटिंग हुई थी पूरे जिले के अंदर। वैसा ही जो दूसरा महिलाओं के अपराध को लेकर मुद्दा बनाया था, शांति धारीवाल का जो एक बयान था, उसको लेकर प्रधानमंत्री हर जगह सभाओं में कहते रहे कि मर्दों का प्रदेश होने की बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार के एक मंत्री, बड़ी शर्मनाक बात है और महिलाओं को इस बात के ऊपर वोट नहीं देना चाहिए और कांग्रेस की जमानतें जब्त करनी चाहिए। तो कोटा उत्तर के अंदर भी, जहां से शांति धारीवाल चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे भी सबसे कम वोटिंग हुई थी। दूसरे मुद्दे भी इसी तरह हमने देखे थे। तो जो मुद्दे उन्होंने बनाए थे और जो वोटिंग पैटर्न था, उससे साफ समझ में आ रहा था कि बीजेपी के मुद्दे नहीं चले हैं। इसके बाद दो और बड़ी बातें हैं। महिला वोटर जो है इस बार बड़ी संख्या में निकले थे, करीब 23 सीटों पर महिला वोटर ज्यादा थे। वोट जो ज्यादा डाले गए, पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाओं ने डाले हैं और 88 सीटें ऐसी है जहां पर परसेंटेज वाइज कहा जाए तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है। तो महिला वोटर किस तरफ गए हैं? कांग्रेस ने कई योजना बनाई थी। गैस सिलेंडर की हम बात करते हैं, 450 रुपए में सिलेंडर दे रही की बात हुई, फिर 400 रुपए तक अगर आए थे। एक महिला जो मुखियाओं को, सभी को 10,000 रुपए हर मुखिया को देने की बात। मैं एक सेकंड में नवीन जी दोबारा आऊंगा। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, मैं अनिल जी को सुनता हूँ, फिर आता हूँ, दोबारा आता हूँ। मैं संजय जी सिर्फ ये कह रहा था, अभी मैं इसका इंडिया टुडे एक्सिस पोल जो आप दिखा रहे हैं, इसको देख रहा हूं। ये बीजेपी को 41% दे रहे हैं और कांग्रेस को 42% दे रहे हैं। अब आप देखिए, पिछला जो चुनाव था 2018 का राजस्थान का, उसमें जो डिफरेंस था वो 0.5% था और कांग्रेस को सीट मिली थी करीब करीब 26 ज्यादा, क्योंकि 99 इनकी थी और 73 उनकी थी। अगर 1% का अंतर है तो आप अंदाजा लगा लीजिए ये सीट कहां जा रही है। मतलब मैं मानता हूं ये सीट भी कंजर्वेटिव निकाली है इंडिया टुडे ग्रुप ने, और मेरा मानना है कि इससे ज्यादा भी कांग्रेस की आ सकती हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है संजय जी, इसमें अगर आप डिटेल में उड़ जाएंगे पूरा का पूरा, क्योंकि मैं पोल को भी कैलकुलेट कर रहा था बैठ के जब आपसे बात करते करते, जब ये बात करते हैं अदर्स की 17% और सीट दे रहे हैं 18, मेरा मानना है सीट भी 20-22 जाएगी और बीजेपी थोड़ा नीचे और आ सकती है। तो मतलब यह है कि कांग्रेस इस पोल के हिसाब से ज्यादा सीटें लेके जाएगी जो आप अभी आज तक का दिखा रहे हैं।
वो ज्यादा सीटें लेके जाएगी। और जो बात अभी नवीन जी ने कही उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूं, करीब करीब 90 सीट ऐसी थी राजस्थान में जो SC ST और मुस्लिम डोमिनेटेड थी, 90 सीट, वहां पे पोलिंग परसेंटेज 5% बढ़ा है। ये इशू बहुत बड़ा। एक सेकंड आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। जो दलितों का और जो अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों की जो 90 सीटें थी, वहां 5% वोट पड़ा है, ज्यादा बड़ा है। दलित और मुसलमानों ने ज्यादा पोलिंग करी है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं अनिल जी आपसे। चंद्रशेखर रावण भी थे, बसपा भी थी, क्या लग रहा है दलित वोट राजस्थान का किधर गया होगा? मेरा मानना है, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं मानता हूं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज गया है, पर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज गया है, BSP को भी कुछ मिला होगा, रावण को भी कुछ मिला होगा, पर अगर मैं पूरा परसेंटेज निकालूं तो मेरा मानना है 70% से कम वोट कांग्रेस को नहीं मिला होगा इनका। माइनॉरिटी का मैं मानता हूं करीब करीब 90 से 95% वोट कांग्रेस को मिला है, और 5% वोट बढ़ा है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। तो मैं तो अपनी उस पे अभी भी कायम हूं कि मुझे लगता है कांग्रेस एज लेगी। पहले मेरे को बोलने पे थोड़ा मजबूर होना पड़ा था शुरू बीच के अंदर की नेक टू नेक, अभी भी नेक टू नेक मानता हूं, पर ये मानता हूं ये जो 100 सीट है या 90 सीट है, ये खेल कर गई है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा। बहुत बड़ी बात बताई आपने, बहुत बड़ी बात बताई आपने, क्योंकि 90 सीट जहां पे दलित और मुस्लिम खास तौर से डोमिनेंट हैं, वहां पे 5% वोट का बढ़ जाना बड़ा मायने रखता है। अरुण दीक्षित जी, क्या लग रहा है राजस्थान में, जिसको सब लोग कह रहे थे कि राजस्थान तो बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी का निकल जाएगा, राजस्थान में आज तक के हिसाब से कांग्रेस लगभग सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्या मानना है आपका? देखिए संजय जी, पहली एक चीज समझ लीजिए, चारों राज्यों पर यह लागू होती है। कांग्रेस ने हर राज्य में स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया। हर राज्य में उनके स्थानीय नेता लड़ रहे थे। अशोक गहलोत थे, कमलनाथ थे, भूपेश बघेल थे, तेलंगाना में अलग थे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, चारों राज्यों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव लड़ रहे थे। एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के हर नेता को पीछे किया गया था, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो रमन सिंह हो। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क इससे भी आया है कि लड़ने वाला कौन था। स्थानीय स्तर पर जब फौज हतोत्साहित है, क्योंकि हर फैसला नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया या उनकी टीम ने किया, उसका बहुत बड़ा असर चारों राज्यों पर पड़ा है। और जो स्वामी जी कह रहे हैं लगातार, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि एक तरफा चीजें हो रही हैं। क्योंकि जब आप फौज लड़ती है नेता की अगुवाई में, और नेता वो जो उसके स्थानीय, हर फौज का, मैं आर्मी का ट्रेंड करेस्पॉन्डेंट हूं, वार करेस्पॉन्डेंट रहा हूं, और मिलिट्री स्टडीज का विद्यार्थी हूं। हर यूनिट का अपना अलग मुखिया होता है और उनको मिला के फौज बनती है। तो यहां क्या हुआ कि हर जगह एक ही मुखिया है। मध्य प्रदेश तो मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, राजस्थान तो राजस्थान में मोदी है, छत्तीसगढ़ तो मोदी की गारंटी है, तेलंगाना में तो मोदी है। एक बहुत बड़े फर्क को आप और हमें समझना पड़ेगा कि हर राज्य में जब मोदी सामने खड़े हैं और मोदी के चेहरे की कलई लगातार उतरी है। आप याद करिए कि आलू से सोना बनाने का बयान वास्तव में किसने दिया था? जो राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया। लगातार छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, वो महादेव ऐप का मामला लीजिए, ईडी ने एक बयान अपने आप जारी कर दिया, जबकि उस आदमी का कहना है कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। तो इस स्तर पर जो हथकंडे प्रधानमंत्री ने अपनाए हैं, उनका असर भी आम आदमी तक पहुंचा है। दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसको हटा दे तो आपके जैसे लोग जो हैं उनकी पहुंच बड़ी है, लोग उन तक, उन्हें देख पा रहे हैं, उनकी बात सुन पा रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है लोगों के मन में, क्योंकि जिस तरह की चीजें एक तरफा चलाई गई, ध्रुवीकरण किया गया है हर स्तर, और सबसे बड़े आदमी नरेंद्र मोदी जिस तरह की बात करते रहे हैं, वो अपने आप में किसी भी स्तर से उनके स्तर के अनुरूप नहीं है। और उसका फर्क हमें आपको ही नहीं लगता है, गांव में बैठा छोटा आदमी भी कहता है कि इतना बड़ा आदमी ऐसी बात कैसे कर सकता है। उसका असर हर राज्य में है। और जो अभी अनिल जी ने कहा, 90% अगर SC ST गए हैं, तो उसकी वजह यह है कि बीजेपी के नेताओं का अपना व्यवहार, और बीजेपी के नेता कौन? ये दो ही नेता हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसका पूरा खामियाजा पूरे चारों राज्यों में देखने को मिलेगा, और इसका भुगतान बीजेपी करेगी, कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है ना सुनील जी। ये जो अरुण जी ने कहा बात
कि इन सबका नुकसान, सबका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है क्या कि यही रणनीति रही जो राजस्थान में भी, जिस राज्य को सबसे आसान बता रही थी बीजेपी, यहां तो हम जीत जाएंगे, यहां तो रिवाज बदलता रहता है, 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं, अगर वहां भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, फिर कौन सा राज्य बचेगा जहां कांग्रेस नहीं आएगी? ऐकिक नियम से राजनीति नहीं चलती है। 5 साल पे सत्ता बदल जाती है, इस नियम के अनुसार आप राजस्थान में सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है कहीं। अगर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं था, या अगर शुरू में था, बावजूद उसके पार्टी लगातार बढ़ती चली गई, अगर वो अपना जन समर्थन बढ़ाती हुई नजर आएगी, तो आप उसको सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। क्योंकि अगर सत्ता छीनने वालों ने वह माहौल नहीं बना पाए जिससे कि लोगों के बीच में संदेश जाता कि आप इस सरकार को बाहर कीजिए और नई सरकार लाइए। जो काम तेलंगाना में कांग्रेस ने किया, तेलंगाना में कोई ऐकिक नियम थोड़े आ गई। तेलंगाना में पिछले 1 साल से 5 सालों तक सरकार बीजेपी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया वहां, और बीजेपी बीआरएस का विकल्प के रूप में उभर रही थी। 4 सीटें उसने लोकसभा में जीती, 48 सीटें वो हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जीती। बीआरएस से संतुष्ट लोगों को एक राजनीतिक ताकत नजर आ रही थी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी और बीआरएस की जब मिली भगत बन गई, तो जो लोग बीआरएस को छोड़ के बीजेपी की ओर जा रहे थे, उनका मोह भंग हुआ, और कांग्रेस ने अपने आप को गैर बीजेपी, गैर बीआरएस और गैर एमआईएम के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। उसने अपने संगठन को मजबूत किया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को नया लेकर के आई, और पूरी की पूरी पार्टी वहां लगी रही। तब यह हुआ कि आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी के विकल्प के रूप में सामने खड़ी हो गई हो। सरकार को लेकर बीआरएस का जो 6 महीने पहले माहौल था, उसमें गिरावट आती चली गई। 6 महीने पहले आपने खुद कहा कि ये लगता, आप शर्त लगा सकते थे कि बीआरएस की सरकार आ रही है। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, ये होने लगा कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। यह जो गिरावट आई है बीआरएस के विश्वसनीयता को लेकर के, वो उस तरह की स्थिति पर नहीं बना पाई बीजेपी राजस्थान में अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को गहलोत सरकार ने कायम किया, अपने कार्यक्रमों से, अपनी योजनाओं से, और लोगों के बीच जा करके। उसने 6 कार्यक्रमों के तहत उसने महंगाई राहत शिविर आयोजित किए, वहां मुख्यमंत्री गए, प्रदेश सरकार के अन्य पदाधिकारी गए, अन्य योजनाओं के साथ लोगों का पंजीकरण करा करके उनके साथ जुड़ने की कोशिश की। माने कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने लोगों से कनेक्ट बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए, जबकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और जो स्थानीय नेतृत्व था, जिसकी बात अरुण जी कर रहे थे कि स्थानीय नेतृत्व के बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, संभव नहीं है। आम आदमी, आम मतदाता लोकल नेता के साथ, राज्य विशेष के नेता के साथ ही अपना कनेक्ट बेहतर करता है। अगर आप अशोक गहलोत को विश्वसनीय बनाना चाहते हैं, तो आपको अशोक गहलोत के पैरेलल एक नेता लाना पड़ेगा, जिसको लेकर के जो राज्य के निवासी हैं वो अपना कनेक्ट महसूस कर सके, जो आपने नहीं किया। न तो आपने छत्तीसगढ़ में किया, न मध्य प्रदेश में किया। आप ये मतलब, हमारे जैसे लोगों को आश्चर्य होता है कि वो वसुंधरा राजे जो 2003 में अपने बोते पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आई, और आपने उनको किनारे कर दिया। वो जो 2013 में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आई, जो काम भरोसे सिंह शेखावत जैसा नेता नहीं कर पाया, उनको भी आपने किनारे रखा, और वो सम्मान तक आपने नहीं दिया। आप कैसे महसूस करते हैं कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आप सक्रिय कर लेंगे? क्या ये ही संभव होता है क्या? जो काम इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस जो गलतियां करती रही, वही काम इस समय बीजेपी करती चली आ रही है विभिन्न राज्यों में। स्थानीय नेतृत्व को आप आगे करके, बिना आगे किए, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना पाएंगे या सत्ता के दावेदार हो पाएंगे। जिस राजनीतिक दल ने अपने स्थानीय नेताओं की अवहेलना की, और बीजेपी का तो और अनुभव है, धूमल साहब के साथ इन्होंने हिमाचल में क्या व्यवहार किया, परिणाम आपके सामने है। येदियुरप्पा साहब के साथ इन्होंने कर्नाटक में क्या किया, परिणाम आपके सामने है। कल्याण सिंह के साथ उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी ने किया, आप लगातार देखते चले आ रहे हैं। वही स्थिति आपने अन्य जगहों पर दोहराई। मेरा अपना मानना है कि राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ कोई नकारात्मक माहौल बनाने में सफल नहीं हो पाई, जबकि गहलोत सरकार अपने नीतियों और कार्यक्रमों से लोगों के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत किया। मैं नहीं कहता कि एक तरफा चुनाव होगा, चुनाव हो सकता है कि संघर्ष का हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार जाती हुई नजर आती नहीं है। चुनाव परिणाम अलग की बात है, लेकिन वहां माहौल सरकार के खिलाफ था नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं
सुनील जी, आऊंगा दोबारा आपके पास। इस बीच में एक देश के एक ऐसे होनहार अध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, और एक देश की ऐसी सशक्त आवाज जिनकी बातें पूरे देश में गूंजती हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण जी, हम एक एक करके राज्यों की बातें कर रहे हैं इस समय। आज तक का सर्वे आपके सामने है। राजस्थान, जिसे सब बहुत आसान कह रहे थे, जीता हुआ बता रही थी भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान फंसा हुआ नजर आ रहा है। आज तक के हिसाब से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, आपकी प्रतिक्रिया? बहुत शुक्रिया संजय जी। अभी तो खैर एग्जिट पोल पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबको, सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा नमस्कार। अंतिम परिणाम, इस डिस्क्लेमर के साथ कि अंतिम परिणाम 3 दिसंबर को जब आएगा तो बदल भी सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले इस एग्जिट पोल की पूरी प्रक्रिया पर हमारे चूंकि अग्रज हैं सुनील सर, मैं जहां से पढ़ा हूं, हमारे सीनियर रहे, उनकी एक टिप्पणी मुझे अभी मैं सुन रहा था तो याद आ गई, उससे मैं सहमति जता रहा हूं। जब आप आर भारत का इस पे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि वो लगभग 110, 15, 20 ऐसे कुछ जा रहा था, तो सुनील सर ने कहा कि ये दिक्कत हो सकती है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भाषा थोड़ी अलग है, इसलिए वो समझ नहीं पाए होंगे, नहीं तो बीजेपी तो 150 के ऊपर जीतती। तब हम कहते हैं कि हाँ, ये आर भारत का सर्वे है। तो वही मामला मेरा है कि मीडिया का जो पूरा रवैया है इस पर क्या ही टिप्पणी किया जाए, लेकिन इसलिए बहुत बच बचा के मैं इस सर्वे पर अपनी राय रखूंगा, इसलिए इसका जिक्र किया। बदल भी सकता है बहुत कुछ, लेकिन हाँ, इन सर्वेस के जरिए एक और टिप्पणी कर दूं, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो इसका पक्ष भी आना चाहिए। पहले एक शोध लेख लिखा गया, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, ईवीएम के ऊपर, और उसमें प्रमाणों के साथ जब ऐसा कुछ सबूत दिया गया कि बहुत कुछ हेरफेर संभव है और उन्हें टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से, और वो दिल्ली के पास गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूं तो वहां का सर्वे था। इस पृष्ठभूमि में उस और ऐसे कई शोध पत्र और आए जो ये कहते हैं कि लक्ष्मण अशोका यूनिवर्सिटी का शोध था, अशोका यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल। इस और ऐसे कई और सर्वे आए हैं जिसकी पृष्ठभूमि में एक बात कही जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से कुछ सेटिंग हो और अपने मीडिया हाउसेस के जरिए एक ऐसा माहौल पहले बना दिया जाए कि हम तो देखिए साहब जीत रहे हैं या फाइट में है, और फिर अंत में परिणाम जैसे आ जाए तो सबको ये लगे कि ये चीज चल रहा है। ये एक पहलू है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसी से सब कुछ तय होता है, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में परिणाम अलग भी आए, क्योंकि इसका पहलू वहीं तक काम करता है अगर जनता पूरी तरह मन बना ले कि नहीं भाई, आपके होने से गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने 9.5 साल में जो जो गारंटी दी उन गारंटियों में से कोई पूरी नहीं हुई, हम आपको सत्ता में नहीं लाएंगे। अगर ये मन बना ले तो किसी भी तरह की हेराफेरी उन्हें सत्ता में नहीं ला सकती। एक तो मेरा पक्ष ये स्पष्ट है। अब दूसरी बात, तमाम जगहों पर मैं अभी अपने पूर्व पैनलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्हीं दोनों पर बात करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का आंकड़ा सामने रखा हुआ है। जिस राजस्थान को और मध्य प्रदेश को बीजेपी ने अपनी स्थापित राज्य स्तरीय लीडरशिप को पीछे करके, किनारे करके कई कई मुख्यमंत्री उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी यही कोशिश की गई, राजस्थान में भी यही कोशिश की गई। एक चेहरा नहीं, एक चेहरा है तो वो गारंटी वाला चेहरा है, जो जिनके चेहरे पर, प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ा गया। इसके जरिए लोग ये कह रहे थे कि एक तरफा जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी जातियों के लोगों को आगे कर दिया गया, उनके इलाकों को आगे कर दिया गया, और एक प्रदेश में 4-5 मुख्यमंत्री घुमाए जा रहे हैं। यही कोशिश 2018 में शायद छत्तीसगढ़ में हुई थी, फेल हुई। रमन सिंह का चेहरा था लेकिन वो नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हुई, जब केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे रखा गया था और कई चेहरे साथ में घूम रहे थे, उसका फायदा उन्हें हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस रणनीति का फायदा बीजेपी को नहीं हो रहा है, ये तो कम से कम एग्जिट पोल से भी दिख रहा है। और इन दोनों एग्जिट पोल में बेशक लड़ाई एकदम नेक टू नेक है, लेकिन राजस्थान में यह बुरी हार ये दिखाती है कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय भैया, इसको इस तरह से समझा जाए कि आप अगर लोकल लीडरशिप को इस तरीके से पार्टी लाइन के किनारे जाकर के आप उनको आप हाशिए पर रखना चाहेंगे,
तो बीजेपी इस रणनीति में उतना कामयाब नहीं है कि जो आप चाहेंगे जैसा वैसा होगा नहीं। अब मैं एक दूसरा पक्ष रखना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिहाज से। अगर कांग्रेस, चूंकि इन दोनों जगह कांग्रेस का पलड़ा भारी हम मानते हैं, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, ऐसा नहीं था कि कैबिनेट मंत्री और सांसदों को विधायक का टिकट देकर यूं ही नहीं भेजा गया था। वो एक रणनीति थी, क्योंकि फीडबैक ये मिल रहा था कि आप थोड़ी मुश्किल हालात में हैं। अब हुआ ये है कि कुछ गलतियां कांग्रेस की तरफ से हुई है, जैसे दोनों राज्यों की तरफ ले लें, इंडिया गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ा उसका हम बाद में विश्लेषण कर लेंगे। कुछ घटक दलों को कांग्रेस अगर राजस्थान में अपने साथ ले लेती, कमलनाथ थोड़ी और बेहतर समावेशी रणनीति के साथ काम कर लेते, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा बेहतर स्थिति होती। राजस्थान में अभी भी एक दूसरा एंगल जो बन रहा है, आजाद समाज पार्टी और आरएलपी सर्वेस में आ रहा है, मेरा मानना है कि 5 से 6 सीटें ये गठबंधन जीत सकता है। अभी ये 3 को तय होगा। आदिवासी बेल्ट में 17 सीटें हैं जो आदिवासी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आ रहे हैं, बाप पार्टी है। अगर 3-4 विधायक भी उनके जीत गए, अगर नेक टू नेक फाइट रही, तो ये 10-12 एमएलए जो बाहर हैं इन दोनों दलों से, उनका समर्थन लेकर के राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार बना सकती है। और ये तब कामयाब होगा जब, जैसे जो आपकी स्क्रीन पर सर्वे दिख रहा, अगर ये रहा 100-106 के आसपास आंकड़ा रहा, या 100 के आसपास आंकड़ा रहा, तो इसका पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुक सकता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी, आरएलपी गठबंधन या आदिवासी पार्टी ये बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएंगी। फिर बीजेपी अपनी दूसरी परंपरागत रणनीति पर काम करेगी, और वो रणनीति ये है कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण हुआ करता था कि 1 वोट से सरकार गिराना हमें मंजूर है, लेकिन हम विधायक खरीद करके सरकार नहीं बनाएंगे। तो लेकिन ये कोशिश फिर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कर सकती है। सर्वे भी ये दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक तरफा मामला है, और मैं छत्तीसगढ़ 2 दिन रह के आया हूं। छत्तीसगढ़ के लोगों का भी मानना ये है, हालांकि वहां एक और बात है, आखिरी बात कह दूं संजय भाई, वहां के लोगों का ये मानना है कि 60 के ऊपर या 60 के आसपास कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रहने वाली है। लेकिन वहां के लोग एक डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ चेहरे, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर मामला 45 से 50 सीटों के बीच फंसा, तो कांग्रेस को तोड़ने के साथ भी बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर ये परिणाम ऐसे नेक टू नेक रहे, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैं अलग स्थिति देख रहा हूं। राजस्थान में फिर भी मैं थोड़ा सा एडवांटेज कांग्रेस की तरफ देख पा रहा हूं, अगर नेक टू नेक फाइट रही। वैसे मेरा मानना अभी भी ये है कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है, ये इस पूरे सर्वे और इनको देख करके लग रहा है, और इसके हिसाब से 3 दिसंबर का परिणाम दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओम सैनी जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। ओम सैनी जी, आज तक का जो एग्जिट पोल है राजस्थान का वो सामने है, इसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि ये एग्जिट पोल सही है या इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा ओम जी माइक। ओम जी, फिर आपका माइक म्यूट हो गया, थोड़ा सा उसको ठीक करिए पहले प्लीज। हाँ, अब कंटिन्यू। ठीक हो। देखिए, इस एग्जिट पोल से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये एग्जिट पोल जहाँ से आया है वो तो लगातार कुछ अलग किस्म की बातें कहते रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो ये गारंटीज वाला सिलसिला चला, और राजस्थान की सरकार ने जो अपने महंगाई राहत कैंप और साथ साथ में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और एमएसपी का जो एक जो घोषणा की कि साहब उसको हम कानून बनाएंगे और लोगों को सारी राहत देंगे, तो किसानों को, नौजवानों को, कॉलेजेस के अंदर जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उनके लिए ये अलग बात है। ये पिछले 1 महीने से लगातार करते रहे हैं, और सारी बातों को उन्होंने किया। ये राजस्थान की सरकार का ये एक अपना स्वरूप है, जहाँ पर घोषणाएं सिर्फ घोषणाओं के लिए नहीं होती, उनकी हकीकत में उनको पूरा करने की बात ये मुख्यमंत्री करते रहे हैं। उसके लिए वो ये बता रहे हैं कि इसके लिए राजस्व कहाँ से आएगा, ये सब सोर्सेज भी बताते रहे हैं।
और ये कहा कि हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि डेवलपमेंट का ये मॉडल जो उधार लिए बगैर चलता नहीं है, निवेश और दूसरा सबसे जरिया तो होता है, लेकिन लोगों के जो सिटीजन की अपनी क्या कहते हैं राइट है, जो उसका हक है, उसको अगर हम नहीं देते हमारी डेमोक्रेसी और हमारी वेलफेयर स्टेट किस मतलब की। ऐसे में मैंने देखा कि अभी जो जितने 199 सीटों पे जो पोलिंग हुई उसमें 88 सीटों पर रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने जितना खुल करके वोट दिया है उससे पहले उसकी नज़ीर नहीं है। इसी तरीके से जो नौजवान पहली बार वोट कर रहे हैं उनका जो सारा वोटिंग रहा है वो भी बहुत तादाद में हुआ है। और देखिए 1 लाख वोटों के फर्क से जब आप सरकार बनाने पे आ जाते हैं तो यहाँ तो वो फर्क है ही नहीं, यहाँ तो आपके साथ में प्लस ही प्लस जुड़ता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता ये है कि अगर एग्जिट पोल ये जो आया है जो कह रहा है तो एक सच बात के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये इतना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। मैं ये बात पहले से भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि ये एज नहीं, वहाँ कांग्रेस की निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति है और वो 120 से निश्चित रूप से आगे जानी चाहिए। अब बाकी एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं उनसे बाद में बात समझ में आएगी कि वो उनका कैसे रुझान रहा है, क्योंकि आज तक के एग्जिट पोल को भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जिट पोल वाले कहाँ पर आते हैं, किसके साथ में बात करते हैं, कहाँ जाते हैं। ये अपने ही एग्जिट कर से मतलब जांच वाँच करते हैं, इनका अपना तरीका होता होगा, लेकिन जिन सेंटर्स पे बात होनी चाहिए, यानी कि अगर हम जमीन पे जुड़ करके और बात करना चाहते हैं तो हमसे तो कभी किसी ने बात किया नहीं है, और हम लोग ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठ जाते हैं। तो सारे पत्रकारों को मैंने देखा, किसी पत्रकार के साथ में कोई संवाद नहीं है, और एग्जिट पोल आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है? न कोई यूनिवर्सिटीज़ के लड़के इसमें इन्वॉल्व किए। हमारे यहाँ 92 यूनिवर्सिटीज़ है, 20 के करीब तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को भी इन्होंने कहीं शामिल नहीं किया। तो फिर कैसा एग्जिट पोल, कैसे इन्होंने सारा जांचा है? तो ये देखिए, अब इसलिए ज़्यादा इसमें खुश होने की बात नहीं, और एक गड़बड़ हो जाए तो इसमें नाराज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अगर किया है कुछ काम तो मुझे यूँ लगता है कि राजस्थान की सरकार ने वेलफेयर स्टेट के लिए जो करना चाहिए किसी डेमोक्रेटिक स्टेट को, वो सारे काम किए हैं। और मैंने कहा कि पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर किसी आदमी ने, किसी पार्टी ने राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये आपका हक है, ये याचना का सिलसिला नहीं है, आप अपने हक को, आप नागरिक का इतना बड़ा सम्मान पहले मेरे को नजर नहीं आया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो जैसे दान देते हैं दक्षिण, वो अलग ही बात बोलते हैं, उनका तो अलग ही जैसे बड़ा मेहरबान होके बोल रहे हैं कि क्या दूं, कितना दूं, कैसे दूं। 2014 से सुन रहे हैं ये सारी बातें, तो ये इससे तंग हो गए लोग कि यही देने वाले हैं और यही लेने वाले हैं, तो फिर क्या किया जाए? हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ वोट देना है, नथिंग एल्स। वो बात यहाँ पर राजस्थान से मुक्त हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है ओम सिंह जी। इस बीच में एक मध्य प्रदेश का एक और चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। मैं टीम से कहूंगा न्यूज़ 24 चाणक्य का गजब सर्वे आया है, सारे अनुमान ध्वस्त करने वाला आया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनती हुई नजर दिखा रहा है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी 151 और कांग्रेस 74। मध्य प्रदेश जहां लोग कह रहे थे कि इतना ज्यादा सांसद मंत्री उतार दिए गए हैं, सरकार परेशान है, सरकार चली जाएगी, वहां पे इतना रिकॉर्ड वोटों से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। संजीव जी, आपका कमेंट। यही समझ से परे 151 यदि है तो मतलब यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार, इसको किसी भी नहीं मान रही जनता को। कोई सब चीजें मंजूर हैं कि उसको किसी भी भाव पे आप पेट्रोल दीजिए, किसी भी भाव पे। जो बात हम ग्राउंड पे देख रहे थे, उस ग्राउंड से इतना इतर हो जाना समझ से परे है। मेरे पास भी अभी एक एग्जिट पोल है, वो कर्मचारियों से जुड़ा एक एग्जिट पोल आया है। वो संविदा कर्मचारियों का एग्जिट पोल है, जिसे एक राजनीतिक दल ने कराया था, उसने भेजा है। और वो यदि उसको हम देखें, देखिए कर्मचारी एक बड़ा ऐसा कारक है या वोटर है जो बहुत चीजें सुनिश्चित करता है। यहाँ बहुत सारे, मध्य प्रदेश कर्मचारी बहुल राज्यों में शुमार है। किसान भी है, किसान कितना परेशान था। आप जब संजय जी मध्य प्रदेश आए थे तो आपने जितने भी क्षेत्रों में गए थे, किसानों ने अपना दर्द बयां किया था, बेरोजगारों ने अपना दर्द बयां किया था। प्रत्येक वर्ग, जब लगातार हम जो ग्राउंड रियलिटी देख रहे थे वो कुछ और निकल रही थी। जो मैंने भी एक एग्जिट पोल की बात करता, संविदा कर्मचारियों का जो एग्जिट पोल है, वो आंकड़ा 137 का कांग्रेस के पक्ष में कह रहा है।
86 भाजपा को दे रहा है। तो ये किस तरीके का क्या है, समझ से थोड़ा सा परे है। ये जरूर था कि वोटर कई बार अपने मन की बातों को व्यक्त नहीं करता है, लेकिन ये 151 तो ये मतलब कुछ भी नहीं चला है। फिर जो जिस राज्य में 20 सालों में पद के 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम तो बीजेपी रही, और एंटी इनकम्बेंसी जो 2018 में थी उससे कहीं ज्यादा हम पा रहे थे, लगातार लोग बात कर रहे थे। फिर इसके अलावा जो केंद्र की सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी उसकी बात लोग कर रहे थे। इन सब के बीच क्या हमने जितना चुनाव को कवर किया उसमें बातें क्या हुई है? जो मुद्दा आधारित बात तो कांग्रेस ने की, जो इश्यूज बेस्ड जो प्रचार था या जो इश्यू बेस्ड सरकार को घेरने की बात हो रही थी, उसमें सारी चीजें बात। तो जब हम बार बार लोगों से मिलते थे, बात करते तो हर जगह यही कहा जाता था कि बदलाव की बयार है। अब इसके बीच में जो भी लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने जो बात कही, मैंने भी वो एक इंटरव्यू हमारे पास है, हमारी डोमेन पे उपलब्ध है, 4 PM ने किया था। देश के एक पूर्व जो चुनाव आयुक्त थे उनसे हमने बात की थी, और उनके हमने जब ये पूछा था कि बार बार लोग ईवीएम पर आशंका व्यक्त करते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, ईवीएम पर आशंका व्यक्त होती है, उसके लिए हम भरपूर प्रयास होते हैं, लेकिन टेम्पर्ड नहीं हो सकती है। इससे उन्होंने इनकार नहीं किया था। हमारे वो अभी डोमेन में है बहुत, हमने करीब 25 दिन पहले वो इंटरव्यू किया था भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का। इस पे उन्होंने यही कहा था कि उसको लेकर सतर्कता की आवश्यकता है बहुत सारी होती है। हम जो देख रहे हैं, आपने भी हमको दिखाया भी, हमने दिखाया भी कि बैलेट पेपर अभी पहले ही गिन लिए गए हैं। तो अब ये किस तरीके का सर्वे है, क्या है, ये मतलब बड़ा एक समझ से परे नजर आता है। लेकिन ओवरऑल जो हमने मैदान में नापा था, मैदान में देखा था, लोगों से जो वन टू वन बात की, घरों घर बात हुई, क्षेत्रों में घूमे, अलग अलग जगह घूमे, वहां जब बार बार जो लोग कह रहे थे और हर मुद्दे पे बात हो रही थी, हर मुद्दा था, आपने मैंने जैसे कहा आप थे मध्य प्रदेश में, हम साथ साथ घूम रहे थे, तो था बेरोजगारी को लेकर लोग बात कर रहे थे। और फिर दूसरी चीज ये भी है संजय जी की मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की 2 सूचियां आई थी। उन 2 सूचियों में 8 कद्दावर नेताओं को उतारा गया था, 7 सांसद थे, 3 केंद्रीय मंत्री थे, खुद कैलाश विजयवर्गीय थे। फिर एक जो बात की चौथी और पांचवी सूची आई, चौथी और पांचवी सूची को देखने के बाद तो ये आलम रहा है कि वो सूची तो वो चेहरे जिनको हम ये मानते थे कि शायद बीजेपी इनको बदलेगी, किसी को नहीं बदला गया। और अभी भी जब पूरा चुनाव हुआ, चुनाव के पूरे दरमियान चाहे प्रचार का दौर हो, चाहे वो वोटिंग का ट्रेंड हो, वोटिंग का दौर हो, उस समय तक भी बीजेपी ने सर्वाधिक शिकायतें कई जगहों पर की। अभी कल भी शिकायत हुई है भिंड को लेकर कि किस तरीके का वोटिंग को किस तरीके से, मतलब ये एक उलट सी स्थिति है कि सरकार बीजेपी की है, प्रशासन तंत्र बीजेपी का, शासन बीजेपी का है, और बेईमानी कांग्रेस कर रही थी, ये निकल के आया। फिर साथ साथ जो चेहरों की बात करते हैं, मैं तो एक उदाहरण दूंगा आपको कि जब अंतिम सूची आई थी उसमें विदिशा में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो 17,000 वोटों से आ रहा था। उसको जब आप टिकट दे रहे हो और वहां बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये क्या कर लिया है, किस तरीके के पैर पे, और वो सब फिर उन सबके इतर 151 का प्रचंड बहुमत यदि बीजेपी को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि हमको शायद अपनी पत्रकारिता से पृथक होना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पा रहे थे उससे तो बहुत जुदा सा एक सीन नजर आ रहा है। कैसे हो रहा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा है कि 151 तक कैसे बीजेपी पहुंच रही। मतलब मैंने जैसे कहा कि फिर सिर्फ सांप्रदायिक जो बातें हो रही थी बार बार, चाहे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, हमास हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो जनता ने उसको तरजीह देना शायद ज्यादा तवज्जो उचित समझा है। और उन्होंने जो मुद्दे थे जिससे वो त्रस्त है, जो बार बार हम लोगों को बता रही थी, हम पा रहे थे, तो कैसे ये हो रहा है ये थोड़ा सा मेरे समझ में तो नहीं आ पा रहा है। संजय देखो ठीक है, सृष्टि जी आप क्या समझ पा रही हैं कि ये मध्य प्रदेश में जहां बहुत लोग कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस बनाएगी, वहां पे तो आज न्यूज 24 चाणक्य के हिसाब से झाड़ू लग गई है, बिल्कुल एकदम कांग्रेस की बम पर झाड़ू लगी है, बीजेपी एकदम रिकॉर्ड वोटर से सरकार बनाती नजर आ रही है। आपकी प्रतिक्रिया? पीएम केयर फंड का सही इस्तेमाल हुआ है? जो ये भी हमारे पास ये आया है एग्जिट पोल, इसको देख के तो यही कहेंगे पीएम केयर फंड का सही इस्तेमाल किया गया। शायद एक जगह ज्यादा डाइवर्ट हो गया, बाकी जो पोल्स हमने देखा उसके कंपैरिजन में ये जो नंबर्स हमें दिखाए हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, अभी परसों बैलेट पेपर की न्यूज आई, आज ये एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आ गए, तो कोई कोरिलेशन हो सकता है शायद, इस बात का पता नहीं। ये तो बीजेपी ही जाने, सरकार उनकी है, सब चीज सारी चीज कंट्रोल उनके अंदर है। लेकिन ये जो 20 साल का मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, ठीक है,
आज उसको मतलब आप वो शिक्षा में पीछे है, वो स्वास्थ्य में पीछे है, वो महिला सुरक्षा में पीछे है, इन्फेंट मोर्टालिटी में सबसे हाई वहां पे नंबर्स हैं। तो जितने भी डेटा और फैक्ट्स हैं जो आम जनता पे डिपेंड करता है या आम जनता को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, किसानों की हत्या का तो नंबर ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोला हमारे पास इतने नंबर नहीं कि हम उसको आपको एक एक्यूमुलेटेड डेटा बता सके इस चीज का, किसानों ने कितना सुसाइड किया मध्य प्रदेश में। तो ये सारे जितने डेटा और नंबर है, हॉस्पिटल्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यूथ के बारे में जितने इश्यूज हो गए, आप देखिए तो हर दिन कोई ना कोई नया स्कैम निकल के आता है मध्य प्रदेश से। तो क्या जनता को इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता? ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, अगर ये नंबर्स एक्चुअल में सही अगर साबित हुए तो। बिकॉज आई बिलीव कि मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, इसलिए पिछले चुनाव में उन्होंने इस जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंका था। ये तो कोविड के वक्त इन्होंने जो है जनता की सेवा करने के बजाय सत्ता पाने की जो इन्होंने एक वो किया, एक्शन लिया और ये वापस सत्ता में आए, तो ये एक दिखा रहा है कि जनता का मूड इनसे भंग हो चुका था, मोह भंग हो चुका था इनसे पिछले चुनाव में जब कमलनाथ की सरकार आई थी। वो कोविड के वक्त आपने सरकार गिरा दी, उसके बाद आपने सरकार बना ली, लेकिन क्या वापस से शिवराज मामा आएंगे इतने भ्रष्टाचार के बाद, मध्य प्रदेश के इतने बुरे हालात के बाद? आई रियली डाउट इट। लेकिन नंबर्स देख के मुझे हंसी आई बस यही कि शायद पीएम केयर का फंड जो है वो एक जगह ज्यादा डाइवर्ट हो गया है। इस लाइन का मतलब समझा देंगे आपकी पीएम केयर फंड का पैसा लग गया, जो थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रही। पीएम केयर फंड, पीएम का केयर फंड है वो, ठीक है, क्योंकि हम आरटीआई से इसमें जान नहीं सकते कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पीएम के केयर के लिए वो जो फंड इस्तेमाल किया जाता है वो इन्हीं सब जगहों में किया जाता है, जो आपके सामने नंबर्स के तौर पे अभी आपके समक्ष आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो ये पैसा अगर आप कह रही हैं कि पैसे से मैनेज किया गया, तो फिर ये राजस्थान में नतीजे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं नतीजे नहीं आ रहे हैं? पैसे तो कहीं पे भी पहुंचा देता है, तो वहां पैसा पहुंचाने में क्या समस्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो छत्तीसगढ़ में ऐसे नंबर्स दिखाएंगे तो जनता सड़कों पे उतर आएगी आपके विरोध में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये नंबर्स नहीं आएंगे। राजस्थान में अगर ये कांटे की टक्कर है तो दैट इज सेइंग समथिंग फॉर बीजेपी, क्योंकि 5 साल में उनका सरकार बदलने का जो एक वो है, एक रिचुअल है। अगर वहां पे भी लोग कह रहे हैं कि वहां हंग असेंबली हो सकती है या कांटे की टक्कर है या अशोक गहलोत वापस आ सकते हैं, तो ऐसे माहौल में अगर आप उस फंड्स का इस्तेमाल वहां करेंगे तो वो भी आप कामयाबी नहीं पाएंगे, जनता के मन में आक्रोश रहेगा। लेकिन जहां 20 साल से हैं, आप हर हाल में सत्ता अपने हाथ में रखते हैं, चुनी हुई सरकार को गिरा के अपने हाथ में रखते हैं, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड वेयर यू कैन प्रोजेक्ट सच नंबर्स कि अगर 20 साल से हम लगातार है तो आगे भी जनता हमें चुनेगी। बट जनता नहीं चुनेगी क्योंकि उन्हें पिछली बार भी नहीं चुना गया था। इस बार दोबारा जनता के पास ये मौका है कि वो पिछले डिसीजन को वो रिपीट कर सके, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो करेंगे। ओम सैनी जी, क्या आप सृष्टि जी की बातों से सहमत हैं? पीएम केयर फंड की बात सीधे सीधे कह रही हैं तो माइक। देखिए, जिस पैसे के बारे में कोई हिसाब ना देना पड़े, वो तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से पीएम केयर फंड की चर्चा होती रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है तो नेचुरली अगर हो सकता है इसमें कोई बात नहीं। और ये तो इनका प्लान बी तो होता ही है, ए प्लान होता है, बी प्लान होता है। हमने 2 सुने, सीखा भी पता नहीं। ये में है कि अगर आप जीत करके आ गए और आपको अगर वैसे लेके जाना है, तो राजस्थान का तो बड़ा बेहतर अनुभव है इस बात का। राजस्थान की सरकार तो कई दिनों तक होटलों में जाकर के रही है और अपने को बचाया है। तो उन पे कौन खर्चा करता रहा, कैसे करता रहा, वो भी विवादास्पद विषय है, उस पर अब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सृष्टि जी जो कह रही है इसको इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जाए, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नवीन जी, आपको क्या लगता है, आपके दृष्टिकोण से क्या ये सही है या गलत है? सृष्टि जी ने जो बात कही है, अगर वो ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बातों को कहीं से आप जांच सकते हैं, क्योंकि आपको फंड का कोई इस्तेमाल बताना नहीं है, उसका खर्च बताना नहीं है, तो आप उसके बारे में सिर्फ दावा कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से ये एग्जिट पोल बता रहा है, 151 का आंकड़ा दे रहा है, बड़ा हैरान करने वाला है। मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में मेरी भी कुछ जानकारी है, जितना मैं समझता हूँ, पिछली बार ये जिस सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था, हालांकि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे विधायकों की खरीद फरोख्त या तोड़ करके आप ले आए और आपने सरकार बना ली थी,
तो वो एक नाराजगी लोगों में लगातार थी। और इस बार भी जो माहौल लग रहा था वो साफ लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस बढ़त में रहेगी, सरकार बनाने की स्थिति में है। ये जो आंकड़ा है, मुझे इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वैसे संजय जी, मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहता हूँ। दैनिक भास्कर ने भी अपने एग्जिट पोल जारी किया है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 120 सीटें मिलती हुई बता रहा है। और राजस्थान में भी जो स्थिति है वो काफी अच्छी स्थिति बता रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को 95 तक सीटें मिलने की बात दैनिक भास्कर का सर्वे कर रहा है, और भाजपा को 105, तो सिर्फ 10 सीटों का अंतर है। तो मुझे लगता है कि जो पहले के एग्जिट पोल, प्री पोल सर्वे रहे हैं, उसके मुकाबले अब जो राजस्थान के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो शायद जो स्थिति है उसको सही तरह से बयान कर पा रहे हैं। और जब रिजल्ट आएंगे तो शायद हो सकता है इससे भी कुछ बेहतर स्थिति कांग्रेस के लिए होगी। बिहार से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये जो एग्जिट पोल है खास तौर से मध्य प्रदेश का, क्या आपको लगता है ये ठीक है? माइक अनम्यूट कर लो अभिषेक, माइक अनम्यूट कर लो। देखिए, मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल है सर, और लगातार आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर जानकारियां सामने आती रही हैं, जिस तरह से तस्वीरें सामने आती रही हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल काफी है, जो मेरी समझ में आती है, जो बात मुझे समझ में आ रही है। और अगर, चूंकि मैं बिहार से हूं, बिहार की बात करूंगा, अगर बीजेपी को मुश्किल होती है मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ती है, और खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, तो बिहार में उसका बड़ा नुकसान होगा। बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां पहले से हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक चुनौती तो यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो दोस्ती का समीकरण है वो अपने आप में एक तिलिस्म पैदा करता है। और फिर हाल के दिनों में ही जिस तरीके से ये खबरें सामने आई हैं एनडीए के अंदर खाने से, जो बीजेपी ये दावा करती है कि इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ होगी, इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है, एनडीए गठबंधन से ही कई दलों के, या कम से कम एक दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके छिटकने के आसार नजर आते हैं। ऐसी जानकारियां सामने आती रही हैं। तो कुछ खेल नीतीश कुमार कर सकते हैं, तो जो चुनाव नतीजे होंगे उसका असर बिहार पर पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल बिहार में आपस की अंदरूनी कलह भी है। तो कई तरीके की चुनौतियां बिहार में हैं, और जो चुनाव नतीजे होंगे, खासकर मध्य प्रदेश में जो मुश्किल नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आए मध्य प्रदेश में, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश अगर बीजेपी के हाथ से चली गई, तो जाहिर तौर पर इसका असर देश के दूसरे हिस्सों में भी होगा और बिहार में भी होगा। बिहार में मुझे लगता है कि ज्यादा बड़े पैमाने पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बीच में राजस्थान का एवीपी का सी वोटर का सर्वे आ गया है। मैं टीम से कहूंगा जरा राजस्थान का एवीपी का सी वोटर का सर्वे लगा दें। एवीपी का सी वोटर का सर्वे, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को 94 से 114 है, कांग्रेस को 71 से 91 और निर्दलीय को 9 से 19। ये एक बड़ा आंकड़ा आ गया है राजस्थान का। ओम सैनी जी, आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो तय है कि बीटीपी और ये जो ट्राइबल एरिया में जो दो एक पार्टियां हैं, और एक मेरवाड़ा में, यानी मारवाड़ के पास में डीडवाना, और ये हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, और सीपीएम के 17 जो अलग से लड़ रहे थे, उनमें से इनमें से 7-8 लोग तो इलेक्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना लंबा नहीं हो सकता कि निर्दलीय इतने आ गए और फिर उसके बाद में कांग्रेस की उसमें से ही कट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उसमें से कुछ नहीं कट रहा। क्योंकि शेखावाटी में हमने देखा है कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो तारानगर में ऐसे अटके हुए हैं कि उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। और उसी तरीके से दूसरे लोगों को भी कई बाहर ही नहीं निकल पाए हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लीडर तो जरूर निकल रहे थे, लेकिन ये नहीं निकल पा रहे थे। तो अब ये सर्वे है, इस एग्जिट पोल का अपना ख्याल है, लेकिन इस ख्याल को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की एज थी, वो एज है और रहेगी। वो ये ऊपर नीचे आप करने से कुछ होने वाला है नहीं। अब एबीपी और सी वोटर क्या किस बेसिस पे बोल रहे हैं,
वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कंपेयर कर लीजिएगा कि पीपुल के लिए किसने क्या काम किया है, क्या अपने प्रोजेक्शन दिए हैं, उन पे गौर करें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल हमारे जो ईस्टर्न राजस्थान की कैनाल वाला जो नेशनल इशू है, जिसको बनाने के नेशनल योजना बनाने के लिए लगातार बात करते रहे, उस पे 13 जिले आते हैं और 40 सीटें निकलती हैं। उन 40 सीटों से निकलना इनका मुश्किल हो जाएगा। करोड़लाल मीणा जो साहेब माधोपुर से लड़ रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया। वो कैसे वो निकल के आएंगे, या जीतेंगे या हारेंगे, कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का कहाँ से वोट लाए? मैं ये कह रहा हूँ कि 88 सीटें तो महिलाएं बहुत बढ़ के जिन्होंने वोट किया है, उनमें वो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल स्वीप कर रही है कांग्रेस उस तरीके से कि 10,000 रुपया साल में जो देंगे, और जो ये जो सिलेंडर वाला सिलसिला है, और साथ साथ में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, और एमएसपी का जो सिलसिला है, कहाँ किया है इन्होंने? इस तरीके का सारा सिलसिला किया ही नहीं, इन्होंने कहीं पूरा ही नहीं किया। उसके बाद में आप कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का सिलसिला भी आपने किया, तो 3 सीटें वहां पर बारकनाथ का क्या हाल है, दूसरी तरफ वो जैसलमेर में उनका क्या हाल है, और ये खासतौर से ये 2-3 सीटें हैं, इन सीटों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। करौली में इन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की, जोधपुर में करने की कोशिश की, जयपुर में करने की कोशिश की, उदयपुर में करने की कोशिश की, कहीं कामयाब नहीं हुए। फिर वोट कहाँ से मिलेंगे, ये समझ में नहीं आता। और वोट नहीं मिलेंगे तो सीटें कहाँ से मिलेंगी? तो इसलिए इनके कुछ टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये बातें कुछ अर्थपूर्ण होंगी। हालांकि बड़ी रोचक है कि आपका बीपी ऊपर नीचे कर देती है कि इधर से इधर बढ़ा दिया, इधर से इधर बढ़ा दिया, इसके अलावा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद स्वप्न है ये, जो ये दिखा रहे हैं कि वाह इतनी सीटें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सीपी राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत योग्य आदमी हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, आजकल राजनीति में हुनर आजमा रहे हैं, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सीपी राय, कांग्रेस के लिए बहुत झटका है। एबीपी बता रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज अगर आपके हाथ से निकल रहे हैं तो आपको झटका तो लगेगा। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर साहब, माइक म्यूट है डॉक्टर साहब, माइक। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में रिजल्ट ये नहीं आएगा जो एबीपी बता रहा है। वहां पर गहलोत जी रिपीट करेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। वो एक वन मैन आर्मी की तरह बिल्कुल खड़े रहे हैं, और अपनी योजनाओं के कारण और कुशल प्रशासन के कारण उनकी अपनी एक साख है, और वो साख उनको फिर से सरकार बनवाएगी। वही स्थिति छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने जो कार्यक्रम चलाए, जो जनहितकारी तमाम नीतियां चलाई, उसके कारण शुरू से ही ऐसा लग रहा था। मैं एक बात जरूर कह रहा था आपसे, शायद मैंने कहा भी था, हो सकता है 2-4 सीट कम हो जाए। कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ये छत्तीसगढ़ के बारे में शायद वो बात करते हो तो एक बार मैंने आपसे कहा भी था, लेकिन वो सरकार फिर से बनाएंगे। तेलंगाना पर कोई शक नहीं है, वहां पर एक जरूर चमत्कारिक काम हुआ है। मिजोरम में वही स्थिति आ रही है, ये 4 जगह। मध्य प्रदेश के बारे में जरूर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, यद्यप ऐसा लग रहा था कि वहां चौहान साहब की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और जिस तरह उनको किनारे किया गया है उसका शायद भुगतान करना पड़े बीजेपी को। लेकिन चौहान साहब, दोनों बातें हो सकती हैं कि चौहान साहब को ये मान करके कि इनको बिल्कुल किनारे करके दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंका जा रहा है, और उन्होंने 17-18 साल सरकार चला करके उन्होंने काम तो किया ही है। उनके द्वारा ऑब्लाइज किए हुए लोग होंगे। हो सकता है कि उनका समर्थक वर्ग जो बीजेपी से नाराज था और कांग्रेस तरफ जा सकता था, ये देख करके कि उनके ऊपर एक उनके साथ बुरा हो रहा है, कहीं सिंपैथी में उनके साथ खड़ा हो गया। और उनकी लाडली योजना के बारे में जरूर एक अंतिम समय तक एक बात वहां से सुनने में आ रही थी कि अगर लाडली योजना चल गई तो फिर चौहान साहब को हराना मुश्किल पड़ेगा। ये 2 कारण हो सकते हैं जिसमें मध्य प्रदेश में हो सकता है कि बीजेपी आगे बढ़ जाए और कांग्रेस वहां पे पीछे छूट जाए, ऐसा मेरा मानना है। संजय जी शायद है नहीं। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी। संजीव जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो डॉक्टर सीपी राय कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना पीछे छूट सकती है इन हालातों में? देखिए, हमने जो इसमें संजय जी पूरा जो वोट का ट्रेंड आया उसको पूरा अच्छे से एनालाइज किया है,
तो मध्य प्रदेश में 34 ही ऐसी सीटें रही हैं जहां पर बहनों का वोट ज्यादा पड़ा है। 230 विधानसभा की मध्य प्रदेश में सीटें हैं, उसमें 34 इस बार। और सबसे दिलचस्प यह है कि जब पिछली 2018 में जब ये लाडली बहना योजना नहीं थी, तब ऐसी 50 सीटें मध्य प्रदेश में थी जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। तो मेरे समझ में थोड़ा नहीं आ पाया है कि मैं तो ये मानता हूं कि जो लाडली बहना योजना है, सिर्फ 34 में यदि वोट ज्यादा गिरे हैं महिलाओं के, और 34 में भी संजय जी वो 19 सीटें हैं बिंद और बघेलखंड की, जहां पर पिछली बार वो सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थी, वहां ये वोट ज्यादा गिरा है। और कुछ 7 सीटें अन्य जगहों पर थी, कुछ भोपाल में 1 सीट, ऐसे मिला जुला के 34 ही इस बार है। 50 पिछली बार 2018 में थी। और 1,32,00,000 जो लाभार्थी हैं लाडली बहनाएं, मैं नहीं मानता कि 1,32,00,000 पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की आइडियोलॉजी से जुड़ी महिलाएं होंगी। ये तो सबको बांटा है, सबको दिया गया है। और ये भी 5 महीने 6 महीने पहले जब लॉन्च हुई थी ये स्कीम, तो उसमें सभी ने फॉर्म भरा था। और इसके साथ साथ हमने इस पर भी जब हम मैदानी क्षेत्रों में गए और हमने पूछा तो साफ कहा लोगों ने कि ठीक है, पैसा दे रहे हैं तो कोई एहसान हम पर नहीं कर रहे हैं। क्या हमारा 5,000 में वोट खरीद लेंगे, 3,000 में हमारा वोट खरीद लेंगे? क्योंकि पहले शुरुआत में 1,000 रुपए मिले, बाद में 1,200 रुपए मिले। तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए शुरुआती 3 महीने में और बाद के 2 महीने में 2,400 रुपए 5,400 रुपए मिले हैं। और इस 1,32,00,000 जो लाडली बहनाएं हैं जिनको लाभार्थी के तौर पर देखा गया है, जिनको मिला है पैसा, पहुंचा है उनके खातों में पैसा, तो उन्होंने उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बहनें रही हैं जिन्होंने जो कांग्रेस की गारंटी है कि हम 1,500 रुपए देंगे आएंगे, तो उस फॉर्म को भरा है। साथ साथ करीब 2,62,00,000 महिला वोटर हैं मध्य प्रदेश में। तो जहां 1,32,00,000 को पैसा मिला है और बाकी जो 1,40,00,000 है उन्हें पैसा नहीं भी तो मिला है। तो ये जो आंकड़ों का जो खेल है, आंकड़ों का जो घालमेल है, ये इसको कैसे नापा गया है, क्या नापा गया है? मुझे लगता है कई सारे ऐसे कि भाई अब ठीक है, सैंपल आपने लिया होगा, आपका सर्वे पूरी तरह से गलत होगा, इसको हम नहीं कहते, लेकिन लाभार्थियों की जो संख्या रही है लाडली बहना की, उस लाभार्थी को पूरा अगर कंप्लीटली देखा जाएगा तो उसको देखने के बाद, और मैंने जैसे कहा कि केवल 34 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार 2023 में वोट ज्यादा पड़े, तो बाकी 230 विधानसभा 196 में पुरुषों ने वोट डाले। और मध्य प्रदेश में जो टोटल वोट बढ़ा है इस बार 77.15% वोट बढ़ा टोटल हुआ है। और ये 77.15% का जो वोट का प्रतिशत है, ये मध्य प्रदेश 1956 में बना था। 1956 के बाद से अब तक 2023 तक सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। और पिछली बार से ये 0.25% के आसपास ज्यादा है। पिछली बार भी 13 के मुकाबले में 18 वोट ऐसे ही बढ़ा था संजय जी, लेकिन उस वोट परसेंट में कांग्रेस फायदे में रही थी। तो मैं ये सारी चीजों को जब जोड़ता हूं, देखता हूं, ऐसी कोई चीज तो नहीं रही है बीजेपी को यहां बताने के लिए जो जिसमें उसकी जो मुद्दा आधारित बात नहीं हुई है। तो मुद्दे आधारित बातों में सिर्फ लाडली बहना ने अगर खेल बदला है, मैं इस पे सहमत नहीं हो पा रहा हूं। मैंने जो मैदानी हकीकत देखी या मैंने लोगों से बातचीत की, उसमें तो यही निकल कर आया है कि नाराजगी भी बहुत लोगों की रही है। तो फिर अकेली इस लाडली बहना के जरिए 151 सीटें आ जाएंगी या सरकार बन जाएगी बीजेपी की पुनः, ये थोड़ा सा मुझे इसमें शंका होगी। संजय जी को ठीक बात है, तेलंगाना पे चलते हैं। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि तेलंगाना की संजय जी, एक मिनट संजय, तेलंगाना मध्य प्रदेश का आपने एक दृश्य शायद आपने देखा हो, मैंने देखा, फिर बाद में अजीत अंजुम से बात भी किया। अजीत अंजुम जी कवर कर रहे थे पोलिंग स्टेशन, और वहां पर महिलाएं निकल के शिकायत कर रही थी हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, हमारा वोट दूसरे लोग डाल दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं, वोट हमारा देख रहे हैं। और वहां पर जब अजीत अंजुम जी वहां उनका चीजें एक क्षेत्र में हो सकती हैं, लेकिन इनको बात करना नहीं, ये अभी थोड़ा पूरी बात मुरैना में कुछ जगहों पर मुरैना में ऐसी शिकायतें पूरी बात कर लूं। अजीत अंजुम जी को अपनी जान बचा के बाद भागना पड़ा। दूसरा, मेरे पास हम किसी दूसरे चैनल के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी मध्य प्रदेश में थे। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ कैसे क्या किया, उसको अलग अलग क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो हम किसी और पे बात नहीं करेंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। टीम से कहूंगा जरा तेलंगाना का नतीजा दिखाए। तेलंगाना का भी सामने आ रहा है कि तेलंगाना में क्या सीन चल रहा है, ये भी हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूज 24 तेलंगाना, बीआरएस बहुत पीछे 33 सीटें, कांग्रेस बहुत आगे 71 सीटें, बीजेपी 7 अन्य 8, एक जबरदस्त अंतर। डॉक्टर सीपी राय, कमाल कर दिया है तेलंगाना में कांग्रेस ने। क्या लगते हैं आपको, भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक का रिजल्ट, या क्या चीज ऐसी है जिसने तेलंगाना में ये जादू चलाया है?
भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक का रिजल्ट, राहुल गांधी का उस इलाके में बहुत बड़ा प्रभाव, और वहां जो हमारे जो नए अध्यक्ष बने तेलंगाना के, उनकी मेहनत, उन्होंने जो जीत वो मेहनत की वहां पर, जिस तरह संघर्ष किया, उसके अलावा सत्ता पार्टी के अंदर पनपा हुआ भ्रष्टाचार, और फिर आखिरी में ये मैसेज कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी, एमआईएम, ये सब लोग तेलंगाना के टीआरएस के साथ मिल गए हैं, इसने रिएक्ट किया। उस रिएक्शन का परिणाम, इन सारी चीजों का मिला जुला परिणाम इतना भारी बहुमत के रूप में हमारे सामने है। ये आपको लगता है कि कुछ महीनों में तेलंगाना का सीन कुछ महीनों में बदल गया? जी, तेलंगाना कुछ महीनों में, 3-4-5 महीने पहले ये स्थिति नहीं थी। भारत यात्रा के बाद स्थिति बननी शुरू हुई। राहुल गांधी कुछ कार्यक्रम हुए जिसमें लाखों की तादाद में लोग जुटे। वो भी आपको ध्यान होगा कि उनको सरकार ने एक मैदान देने से मना कर दिया था। तो खड़ी हुई हरी फसल, तमाम एकड़ों हरी फसल वहां के किसानों ने काट दी और वो मैदान दे दिया राहुल गांधी को अपनी सभा करने के लिए। इंडिकेशन वहीं से मिल गया था कि जनता किस तरफ देख रही है, और उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी अभी टीआरएस के साथ खड़ी हो गई। वो ऐसी की पार्टी टीआरएस के साथ खड़ी हो गई कि कांग्रेस न जीतने पाए लेकिन टीआरएस भले जीत जाए। तो इस स्थिति में उसका भी एक रिएक्शन हुआ और उसका परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल ठीक बात है। राजू विलियम जी, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कुछ अप्रत्याशित होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चैनल्स बीजेपी की वहां सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में कांग्रेस का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे? माइक संजय जी, हाँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। संजय जी, ऐसा है, मेरी जो शुरुआती टिप्पणी है इसको आप भी जोड़ के देखें। जो आप ही के इस प्लेटफॉर्म पे हमने जो चर्चाएं की थी ये 5 राज्यों के चुनाव को लेके, तो मेरा शुरू से यही मानना था कि खास करके अपना ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपना छत्तीसगढ़ है, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस जो है वो एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रही है, दूसरी जगह पे भाजपा कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रही है। कांग्रेस 2 जगह पे कर रही थी, तो अंतर ज्यादा नहीं रहने वाला। उसके पीछे एक तो ये था कि जो अभी जो साथी पैनलिस्ट है राय साहब ने जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको फैक्टर इन किया है, तो इस बात में बहुत दम है, मैं सहमत हूं इसके साथ। आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो बहुत नीचे नहीं गई। अगर आप राजस्थान की मिसाल ले लें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जिस तरीके का राजस्थान में कांग्रेस का हाल था, 2 बड़े खेमों में बटी हुई थी, आपसी जो फैक्शनलिज्म था, तो उसके बावजूद भी जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस अपना जो है वो किला जो है वो इतना बुरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ। जैसे अगर हम एग्जांपल जैसे मुकाबला करें हम गुजरात के साथ या और किसी जगह, तो इसमें एक तो है राहुल फैक्टर। तो ये देखिए 2 चीजें हैं जो मेन है इन 3 हिंदी भाषी राज्यों। वो एक तो ये है कि एक तो है वेलफेयरिज्म जो है, टोकन वैल्यू, जो रेवड़ी कल्चर आप और हम लोग बोल रहे हैं, वो करीब करीब बराबर का था। एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है तो उसके वायदे थे, और दूसरी तरफ भाजपा है जहां पे भी वो सरकार में थी, जैसे अपना मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो जो उन्होंने कहा रूलिंग पार्टी ने, और जो जहां पे जो अपोजिशन थी, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो भाजपा थी, तो वो उसमें ये रेवड़ियों का जो देना, अपना भरोसा देना, उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं दोनों पार्टी। उसमें से एक डिसाइडिंग फैक्टर जो निर्णायक जो मैं समझता हूं वो है मोदी जी का खुद आके चुनाव में प्रचार करना। और क्योंकि ये हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और इनके ऊपर 2024 की जो भाजपा की जो साख है इस पर टिकी हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे वो हिंदुत्व का जो कार्ड है वो भी उसको भरपूर खेला है, इसमें कोई 2 राय नहीं। और कांग्रेस भी वही लय पकड़ने जा रही थी। जैसे हमको मिसाल के तौर पे जो राम वनगमन प्रोजेक्ट
गढ़ में हुआ है। या दूसरी बात है, जो उससे पहले चुनाव से पहले अपने कमलनाथ जी का जो कहना है, जब हिंदुत्व के बारे में पूछा गया उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि 82% जो हिंदू पॉपुलेशन है, तो कांग्रेस वहां पे तो इनसे निर्णायक तौर पे पिछड़ी है। और राहुल गांधी जी के मुकाबले में जो नरेंद्र मोदी है, उनका जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज है, उनका आके कैंपेन करना हिंदी भाषी, जो के भाजपा आरएसएस की विचारधारा का आधार है जिन राज्यों में, तो वहां पे उस चीज में भाजपा को उसका फायदा हुआ है। दूसरी बात यह, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं कि तेलंगाना में ऐसा क्यों? तेलंगाना में इसलिए ऐसा है क्योंकि हम इसको देखते हैं दृष्टि कांग्रेस वर्सेस भाजपा। तो वहां पे जो गैर मौजूदगी है हिंदुत्व का जो फैक्टर है, वहां पे तेलंगाना में ऐसा लग रहा है कि जहां पे एक क्लास जो है वो डिसाइड कर रही है। और वहां पे रिलीजन का नहीं, अगर हम ओल्ड सिटी जो है छोड़ दें, हम हैदराबाद जो वैसी दिन की पार्टी है, बाहर पे चले जाएं, तो वहां एक तो सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का। और दूसरा जो अभी राय साहब ने बोला है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो बहुत निर्णायक हुआ है कांग्रेस की जो फॉर्चून्स में अपस्विंग हुआ है। तो ओवरऑल जो अभी रुझान आए हैं, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस इज गोइंग टू गिव फ्राइट टू बीजेपी इन 2024, क्योंकि ये जो चुनाव हैं, भाजपा इसमें चुनाव लड़ रही है प्रदेश के, लेकिन ये उसकी जो प्रचार है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, वो 2024 पे केंद्रित। तो उस लिहाज से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का अगर हम देखें तो इंडिया ब्लॉक था, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को खमियाजा उसका भुगतना पड़ा है। जैसे समाजवादी पार्टी के साथ जो एक विवाद खड़ा हो गया कि इकट्ठे, देखिए जब लोग है ना, लोग कैसे लेते हैं, लोगों में ये है कि भाई ये तो चुनाव इन्होंने इकट्ठे लड़ना है, इनके साथी हैं, लेकिन जो 4 महीने पहले वो कह रहे कि हम अलग अलग चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है इससे भी जो वोटर है वो इतना आश्वस्त नहीं हुआ और वो इनकी तरफ नहीं गया। और जहां पे इनकी सीधी लड़ाई हुई है समाजवादी पार्टी की और दूसरे जो है, तो उसका मुझे लगता है कि उसका वोटर्स ने उसको स्वीकार नहीं किया है। मुझे लगता है कि वोटर्स चाहते थे कि अगर ये इंडिया ब्लॉक के जो एलाइज हैं वो ये चुनाव भी इकट्ठा ही लड़ते, लेकिन कांग्रेस का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस में इस किस्म की एक सोच है कि भाई इन राज्यों में कम से कम हम अपनी अकेले लड़के अपनी शक्ति इतनी बढ़ाएं कि ताकि जितने ज्यादा एमएलए जीतेंगे उतनी उसकी कम से कम राज्यसभा में, अगर लोकसभा में नहीं ये अपना कर पाते, वो इंडिया की क्रिकेट टीम वाला हाल हो गया कि अभी 10 मैच जीत के 11 मैच जीत के फाइनल में हार गए, तो कम से कम राज्यसभा के लिए हमारे पास विधायक होंगे, तो राज्यसभा में हमें जो मेजोरिटी है जो पहले थी वो बनी रहे बरअक्स भाजपा के। तो मुझे लगता है कि ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है जो कांग्रेस ने अपनाई है। तो कांग्रेस में वो अग्रेशन जो है वो उन्होंने लैक किया है, जिसकी वजह से ये रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। अब नतीजे क्या है कि मुझे नतीजे भी मैंने पहले कहा कि भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, भाजपा जीते कांग्रेस जीते इन चुनावों में। मुद्दे की बात है कि 24 पे इसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि ये बात तय है कि राज्यों के चुनाव होते हैं वो हमें एक इंसाइट तो प्रोवाइड करते हैं कि वोटर का मूड क्या है, लेकिन वो एब्सोल्यूट इंडिकेटर नहीं होते हैं। लेकिन इसका काफी असर, और सबसे बड़ी बात है इसका असर इसलिए पड़ेगा 2024 में क्योंकि 24 के चुनाव और इन चुनावों में बहुत कम अंतर है, समय का बड़ा कम अंतर है। तो मुझे लगता है कि वो मूड जो है वो कैरी ऑन करेगा और उसमें कांग्रेस अच्छा करती है इसमें, जिस तरह के बीजेपी के बहुत क्लोज है, तो वो लोकसभा चुनाव में भी इतना ही नजदीक पहुंचेगी यहां।